सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बिल्कुल ठीक है। और मैं अक्सर एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ, पाकिस्तान में तरक्की का एक इंदिया समझा जाता है। जिस साल गाड़ियाँ ज़्यादा बिकें, जिस साल गाड़ियाँ कम बिकती हैं, ऐसे लगता है या ऐसे बताया जाता है कि मईशत का जो पहिया है वो स्लो हो गया है। जो मेरा सवाल इसमें है वो ये है कि पाकिस्तान में आप अगर आज तक, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक अगर आप निकालें कि कुल गाड़ियां कितनी फ़रोख्त हुई हैं, तो वो मेरे ख्याल में नंबर 1 करोड़ भी नहीं होगा। तो ये तो, और ये मतलब उनमें से कई गाड़ियां तो अब ज़ेरे इस्तेमाल भी नहीं होंगी, वो तो ख़त्म हो चुकी होंगी। मेरा सवाल ये है कि जब ये बहुत ही एक लिमिटेड लोगों की, एक एलीट के लिए एक चीज़ है, मतलब चलें आप ये भी कहें कि जो अपर मिडिल क्लास हैं वो भी अपनी गाड़ी रखते हैं शायद, लेकिन फिर वही बात है कि मुझे ये चीज़ समझने में दुश्वारी पेश आती है कि हमने इसको एक इशारिया कैसे समझ लिया है पूरे मुल्क की मईशत का, जबकि वेरी फ्यू, वेरी लिमिटेड पीपल बाय एंड सेल कार्स। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, इसका सबसे बड़ा जो आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं वो ये है कि जब हम बजट आया इस साल का, तो आप और मैं इसी स्टूडियो में मौजूद थे और बजट के ऊपर एक बाकायदा डिस्कशन हो रही थी, और उसके अंदर ऑटो सेक्टर जो था वो एक बड़ी, एक उसके अंदर एक नुक्ता था ऐसा, मतलब आप अपने फॉरेन रिजर्व्स छोड़ दें, आप उसके अंदर टैक्सेशन पॉलिसी छोड़ दें, आप टेक्सटाइल्स छोड़ दें, साड़े छोड़ दें, उनके शाना पेशाना ऑटो सेक्टर जो है वो खड़ा होता है कि उसके अंदर कितनी होती है। जैसे आपने कहा कि उसके अंदर जो वॉल्यूम्स है उसकी अगर आप क्वांटिटी देखें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे चूँकि परसेप्शन की बेसिस पे ऑटो सेक्टर जो है वो एक समझा जाता है कि जी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी बेसिस पे आप इकोनॉमी का जायज़ा ले सकते हैं, तो ये एक बात है। इसी चीज़ के ऊपर हमारे पास एक ख़बर भी है और हमारे पास एक गेस्ट भी हैं। ख़बर ये है सर कि माली साल 2025-26 में आपके पहले 5 माह के अंदर पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में 43% इजाफा जो है वो देखा गया। अब इसकी वजह मज़ीद ब्रांड्स हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई गाड़ियाँ आ रही हैं, या कंज्यूमर के पास इनकम ज़्यादा आ गई है, डिस्पोजेबल इनकम जो गाड़ी के ऊपर वो खरीद सकते हैं वो ज़्यादा आ गई है, या एक कल्चरल शिफ्ट है, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसी के ऊपर हमने आज शो पे बुलाए HM शहजाद साहब को, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के। उनसे ज़रा पूछते हैं कि मामलात क्या चल रहे हैं और आगे जाने वाले मुस्तकबिल जो है ऑटो इंडस्ट्री का वो क्या होगा। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ठीक हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये जो 43% का एक इजाफा भी बताया जा रहा है कि इस साल जो है वो ये हमने गेन किया है, प्रेडिक्शंस ये हैं कि ऑटो सेक्टर जो है वो और एक्सपेंड करेगा, क्या ये ही असलियत है या असल में मामलात जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, चॉइस बढ़ गई है, कंज्यूमर जो है वो गाड़ियाँ इस वजह से ज़्यादा ले रहे हैं, बिग 3 की मार्केट टूट गई है? ये सारे सवाल हैं और ज़रा इनको आप हमारे लिए थोड़ा बांध दें अगर तो शुरू में इब्तदाई गुफ्तगू ये करते हैं और फिर जो स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन है उसके ऊपर चलते हैं। सर ये बड़े अफसोस की बात है कि कुछ मीडिया, कुछ अखबार, इन लोकल असेंबलर्स, ये असेंबलर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ना हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन है। ये इतने दुख की बात है, अगर ये हमारे मुल्क का अगर ये पैरा हो कि जी इसके ऊपर हमारी इकनॉमी या हमारी अच्छाई या बुराई अगर इन गाड़ियों के ऊपर जो असेंबल्ड होती हैं, अगर ये हम अगर इसका दारोमदार अगर इसके ऊपर रखते हों तो ये बड़े अफसोस की बात है। देखें, ये सिर्फ 3 बिग टोयोटा, होंडा, सुजुकी, आज से 4 साल पहले यानी कोविड से पहले ये सिर्फ 3 यानी 3.25 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करते थे। अब ये चाइनीज और कोरियन मिला के ये टोटल 17 लोग हो गए। अब इन 17 लोगों ने मिलकर 2 लाख गाड़ियां असेंबल्ड की हैं, सिर्फ 2 लाख गाड़ियां असेंबल्ड की हैं। उस पर जो है वो ये
बताने की कोशिश करें कि जी 47% पिछले साल की निस्बत हमारी सेल में इजाफा हुआ है या हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, ये क्यों नहीं बताते कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले सिर्फ ये 3 जो बिग्स हैं जिनके मुंह खून लग चुका है और पिछले 40 साल से पाकिस्तानी अवाम को भी लूट रहे हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोग इन बातों को समझते नहीं हैं कि आया, हाँ ये मैं ज़रूर आपकी बात को एक्सेप्ट करूँगा, जो ये तकरीबन कोई 14 के करीब चाइनीज़ और कोरियंस जो हैं, उन्होंने इन 3 बिग्स को, जो जैपनीज़ हैं, असेंबलर्स हैं, उनको बड़ा जो है ना टफ टाइम दिया है। अच्छा सर, बात यह है कि मैंने जो शुरू में फिगर दिया कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो टोटल गाड़ियों की सेल्स हुई हैं वो सिर्फ गाड़ियों की बात हो रही थी, वो मोटर बाइक्स की बात जाहिर है नहीं हो रही थी। मोटर बाइक्स तो बहुत ज़्यादा बिकी हैं यहाँ पर। सो बुनियादी बात यह है कि आपने वो तो जिक्र कर दिया कि किस तरह से एक ख़ास ग्रुप की या 3 ग्रुप्स की मोनोपली रही यहाँ पे आज से 4-5 साल पहले तक। लेकिन अगर आप बाइक वाले सेक्टर में भी आ जाएं तो उसमें भी जो जिद्दत है वो तो हमें अभी, शायद उसको तो 5 साल भी नहीं हुए, शायद 1-2 साल से हमें देखने को मिल रही है कि कम से कम मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रिक या कोई और टेक्नोलॉजी की या कोई हैवी या कोई मतलब और तरह की भी बाइक्स आ गई हैं। वरना सिर्फ 2-3 मखसूस किस्म की बाइक्स थी जो हमें नज़र आती थी। उनको लेकर इस चीज़ की भी काफ़ी बात होती है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स उनमें कोई अच्छे नहीं लगे हुए या शायद लगे ही नहीं हुए और उसकी वजह से स्मॉग में भी बड़ा इजाफा होता है। तो मतलब मेरे ख्याल में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बिकी, जाहिर है बाइक गाड़ी की बनस्बत बहुत ज़्यादा बिकी पाकिस्तान में, उसमें तो और भी ज़्यादा इनर्शिया था उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होने में। सर ये गेम चेंज हुआ है जब चाइनीज़ मोटरसाइकिलें आना शुरू हुई और चाइनीज़ असेंबलिंग प्लांट जब बहुत ज़्यादा लगे और ख़ासकर कराची और सिंध में, तो उसमें आपको याद होगा कि 28-28 हज़ार रुपये में 70 मोटरसाइकिल के मुकाबले की मोटरसाइकिलें यहाँ बिकना शुरू हुई। और एक जो कुछ लाखों में जो फिगर्स था, मिसाल के तौर पर 5-5.5 लाख गाड़ियाँ, वो चली गई 60-60 लाख गाड़ियों के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि जब चाइनीज़ गाड़ियाँ आई मोटरसाइकिलें, तो लोगों ने कहा कि यार अगर ये 2 साल भी चलती हैं तो हमारा ये 28,000 रुपये जो है ये हमारे पूरे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर भी फिर आस्ता आस्ता जाके कुछ अच्छे ब्रांड्स भी थे, कुछ बुरे ब्रांड्स भी थे। जो बुरे ब्रांड्स थे वो अपनी मौत आप मर गए। लेकिन इस वक्त दोबारा अगर आप देखा जाए तो ये प्राइस जो नीचे आए उसकी वजह से इसकी मार्केट जो है लास्ट में समझता हूँ कि ईयरली 50 लाख से ऊपर मोटरसाइकिलें जो हैं वो लास्ट 3 साल में बिकी हैं। शहजाद साहब, आपने एक लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उस जो लेटर है उसके अंदर आप बेसिकली आपको मुतालबा ये है कि जो पर्सनल बैगेज स्कीम है और जो गिफ्ट स्कीम है और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम है, उसके तहत जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बड़े फ़ायदे हैं और उसके अंदर बड़ा एक कॉमर्स हो रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उससे हट के एक इंडस्ट्री ये पैदा हुई हुई है यहाँ पे। एक तो ये बात होगी। आप इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो फैसले जो हैं इस इन पर्टिकुलर स्कीम्स को तंग करेंगे। आप कहते हैं अपने लेटर के अंदर के $500 मिलियन जो है और 40,000 व्हीकल, इस $500 मिलियन की जो रकम बनती है वो पाकिस्तान के अंदर आती है और उससे ज़र मुबादला पैदा होता है कई इंडस्ट्रीज़ का। ज़रा ये बताइएगा कि एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो स्लो डाउन है, ये 47% का जो इंक्रीज़ है ये ठीक नहीं है, ये तो चले उस हद तक है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है उसके ऊपर है। ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियों का सारा मामला है इसका थोड़ा अहाता हमें बताएं कैसे है कि ये $500 मिलियन की एक इंडस्ट्री है, तो क्यों फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इसके पीछे पड़ी हुई है? ये तो बड़े अच्छे पैसे हैं जो इस मुल्क में आने चाहिए, तो एक तो उनके पीछे क्यों पड़े हैं, और दूसरा ये लेटर आपने लिखा है 9 तारीख को, इसके ऊपर आपको रिप्लाई मिला? सर एक तो मैं आपको बताऊं, ये $500 मिलियन जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ समझदार बात पाकिस्तानी है। ये 40,000 गाड़ियों की मद में आपको ड्यूटी और टैक्सेस डॉलर में दे रहा है। ये वाहिद टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत गाड़ियां हैं जो मुल्क में जब आती हैं तो ये बाहर से गाड़ियां भी आती हैं और डॉलर ड्यूटीज भी लाती हैं।
ऐसे अगर ये देखा जाए तो ये तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की। पूरा अगर हम इसको फिगर्स अगर देखें, अगर हुकूमत नहीं चाहती, अगर इसको बैगेज के ऊपर, जैसे कि मैंने लिखा भी है कि बैगेज को इन्होंने जो डिसकंटिन्यू किया है और गिफ्ट और टीआर को जो है उन्होंने कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कमर्शियल की इजाज़त दी है, जबकि उसमें भी हमें बहुत खदशात हैं और कुछ एतराज़ात हैं हमारे कि जनाब इसके अंदर जो आपने जो शराइतें रखी हैं वो इतनी सख्त रखी हैं कि पिछले 42 साल से मैं इस कारोबार से वाबस्ता हूँ, तो मुझे लगता है शायद ये गाड़ियाँ कमर्शियल बेसिस पे मैं भी इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या हुकूमत के पास इन गाड़ियों को कमर्शियल बेसिस पे जब एलसी खुलेगी और स्टेट बैंक के पास क्या 1.5 से 2 अरब डॉलर मौजूद हैं? अब नहीं है तो भाई ये जो समंदर पार पाकिस्तानी साल के 40 अरब डॉलर आपको भेजता है, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी है, उसको आप क्या फैसिलेट करते हैं? मां सिवाय ये जो गाड़ियां आती हैं उस पर भी एक वाहिद आप समझ लें टीआर पैकेज गिफ्ट की जो पॉलिसी है, समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भी देता है। आप 4000 से ज्यादा आइटम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सब के सब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपीस के अंदर आपको ड्यूटीज देते हैं। तो मैं तो वेरी क्लियर मुल्क के मुफाद की बात कर रहा हूँ कि जनाब मुल्क का मुफाद क्या है। अच्छा आप देखें, आप आ जाए लोकल वालों के ऊपर, लोकल इंडस्ट्री नहीं है, ये असेंबलर्स हैं, ये सीकेडी एसकेडी असेंबली जो इंपोर्ट करते हैं। पिछले 4 माह के अंदर जो पिछले 4 माह गए हैं, अब आप बताइए 62 करोड़ की जो है ना सिर्फ, और इन्होंने जो वो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट की है, तो हमारे मुल्क के मुफाद में क्या है? अच्छा इस वक्त एक चीज और भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर हुकूमत ये खोलने जा रही है, हम मना नहीं करते, हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, लेकिन इसमें जो शराइतें आपने डाल दी हैं उस शराइतों को नॉर्मल जो 4000 आइटम इंपोर्ट होते हैं उसी तरह उसको भी ट्रेड करें ताकि हम उसके अंदर आ जाए और हम भी ये गाड़ियां इंपोर्ट करने लगें। तो ये वो सारी चीजें हैं, एक तरफ आप रास्ता रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को भी बता रहे हैं, दुनिया को भी बता रहे हैं कि ये आईएमएफ के कहने के ऊपर गाड़ियां कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास डॉलर नहीं है। इस वक्त खाने पीने की आइटम इंपोर्ट करने के लिए स्टेट बैंक से जो एलसी खोलते हैं जुड़िया बाजार वाले, उनको एलसी 6 महीने तक नहीं खुल रही। तो ये मेरी बात है, मेरे ये एतराज़ात हैं कि मुल्क के मफाद में इस वक्त क्या है। और ये लोकल असेंबलर्स ये इतना बड़ा माफिया है कि आप यकीन करें कि बुकिंग पहले लेता है, सीकेडी एसकेडी असेंबली बाद में इंपोर्ट करता है, और जो पैसा आता है उससे भी इंजॉय करता है। वो भी बैंकों को जो है ना वो जो है वो कुछ परसेंटेज पे उस पर भी जो है वो आप समझ के एंजॉय कर रहे हैं। इसके अंदर मुझे बताएं, आपने बता दिया कि मसले क्या हैं, वो तो इस लेटर जो हमने पढ़ा उसमें भी लिखे हुए। मकसद क्या है? आप चाह रहे हैं कि खुली छूट हो जाए आपकी ऑटो मोटर डीलर एसोसिएशन को कि जी जितनी क्वांटिटी जैसे मर्जी जब दिल करे आप इंपोर्ट कर लें, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत ही हो? देखिए ना, खुली छूट जो है आज से माजी कुछ साल ऐसे थे जिसके अंदर मिली हुई थी, उसके अंदर फिर ये हुआ कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो डिमिनिश हो जाती है। अब लोकल इंडस्ट्री जो है उसने पिकअप किया, यहाँ पे बिग थ्री की जो मोनोपोली है, डिओपली है, वो टूटी है। अब उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि जी इंपोर्ट के ऊपर मामलात रोकें। आपका मुतालबा ये है कि जी हम इस चीज़ को फ्री फ्लो कर दें कि जी यहाँ पे इंपोर्टेड गाड़ी जो है उसको आप खुला डुला आने दें, क्या ये आपका मुतालबा है? सर मेरा मुतालबा ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफाद में क्या है। सर ये बिग थिंग्स जो है ना वो पिछले 35-40 साल से बट बिग थ्री सॉरी कतक लानी हुआ, बिग थ्री अब रही नहीं ना। अब आपने खुद ही कहा यहाँ पे 18-14 ब्रांड्स आ गए, अब तो बिग थ्री। मैं थोड़ा सा पसे पर्दा जो चीजें हैं वो तो मैं बताऊंगा ना। अब जो नए आए हैं उनको तो अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए सर, और अगर ये सब मिलके भी अगर 2 लाख गाड़ियां असेंबल कर रहे हैं तो क्या हमारे मुल्क की जरूरत 2 लाख गाड़ियां हैं? अच्छा सर, मेरा इसमें एक सवाल है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग कमर्शियली इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए तो बैंक्स को एलसी खोलनी पड़ेगी, हमारे पास उतने डॉलर हैं भी कि नहीं है। अच्छा, जो गिफ्ट गाड़ी आ रही है उसके लिए तो आपको एलसी खोलने की जरूरत नहीं है, वो तो गाड़ी आ गई, आपने उसका टैक्स पे कर दिया। बुनियादी इसमें सवाल ये है, वो भी टैक्स बाहर समंदर पार पाकिस्तानी भेज रहा है।
बिल्कुल ठीक है। जो इसमें बुनियादी सवाल ये है कि क्या हुकूमत को ये ख़तरा है या हुकूमत को ऐसा, उनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं कि बेसिकली जो गिफ्ट स्कीम में गाड़ी आ रही है उसमें भी कैपिटल फ्लाइट हो रही है और यहाँ से पैसे किसी गैर कानूनी रास्ते से बाहर जा रहे हैं? क्या ये वजह है कि हुकूमत जो है ये गिफ्ट स्कीम को टाइट करती जा रही है? सर आज 55-60 साल हो गए ये गाड़ियां समुद्र पार पाकिस्तानी भेजता रहा है। हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर होती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत ये देख रही है लोकल असेंबलर्स हमारे मुल्क की जरूरत को पूरा कर रहे हैं? क्या हमारे कोते खरीद में गाड़ियां हैं? मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं अपने पड़ोस मुल्क का नाम नहीं लेता। एक आल्टो हमारे मुल्क में अभी आप निकालें, उसको रजिस्टर्ड करें, 37 लाख की है। वही गाड़ी हमारे पड़ोस के मुल्क में 2.25 लाख की, अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो वो तकरीबन 12 लाख बनते हैं पाकिस्तानी। कहाँ 37 लाख, कहाँ 12 लाख? और आज तक वही के वही हम असेंबलर्स हैं। मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन क्यों नहीं होती? हमारे मुल्क में सारे पुरज़ात क्यों नहीं बनते? हमारे मुल्क में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी क्यों नहीं बन पाती? हमारी आवाम को सस्ती, म्यारी, अच्छी इंटरनेशनल गाड़ी के म्यार की गाड़ी क्यों नहीं मिल रही? मेरा सवाल तो ये है सर, क्या हुकूमत ये तमाम चीजों को नहीं देख रही? क्या हुकूमत इनको हर साल देखे ना, पिछले कई सालों से इनको कोई ना कोई छूट मिलती गई। इन्होंने आखिरकार ये क्या किया, जो डिलीशन प्रोग्राम था वही खत्म करा दिया। अब ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकी सिस्टर कंपनी इनको माल बेचती है, ये यहाँ पर असेंबल करते हैं, आवाम को लूटते हैं, लोगों का पैसा जो है वो 6-6 महीने एंजॉय करते हैं, और बहुत सारी और चीजें भी हैं। मैं कहने को बहुत सारी और चीजें भी कह सकता हूं। जो आपने तमाम अभी जो बातें की हैं, ये इनके ऊपर हमें अगेन हमारे भी कुछ सवाल आते हैं, आपसे भी जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमने यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर के ऊपर। इजम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा एक और सवाल पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आपने ब्रेक से पहले जो बात की कि यहाँ पे लोकलाइजेशन जो है वो कभी भी एक मौक़िफ़ नहीं था, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। अभी भी हम वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए, इसलिए हमें इंपोर्टेड गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या इक़दाम हैं, वो क्या चीज़ें जो हैं जो ये लोकल ब्रांड्स नहीं कर रहे? क्या जो दकियानूसी एक सिस्टम है जो बिग 3 का चलता रहा है, क्या वही सिस्टम जो है ये नए ब्रांड्स भी अपना रहे हैं? और इसकी वजह क्या है कि ये नए ब्रांड्स जो हैं ये अपनी लोकलाइजेशन नहीं कर रहे? और दूसरी बात ये है कि अगर इंपोर्टेड गाड़ी का यहाँ पे रिवाज बहुत ज़्यादा है और इंपोर्टेड गाड़ी जो है यहाँ पे जापान से आ जाए, कहीं और से आ जाए, वो मानी जाती है कि जी वो ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा बेहतरीन है, तो क्या इंपोर्टेड गाड़ी को कम करने से इनको स्पेस नहीं मिलेगी? वो तो इतनी बना रहे हैं जितनी लोगों ने खरीदनी है। अगर इंपोर्टेड गाड़ी कम होगी तो फिर वो ज़्यादा स्पेस अपनी बनाएंगे। ये बात भी सच नहीं है? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा मेरा आपकी सवाल के उससे मेरा इख्तिलाफ है थोड़ा सा। सर, बात यह है कि सुजुकी जो है वो 1982-83 में जब सुजुकी पाक सुजुकी बनी तो एक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर, यानी एक MOU के ऊपर एक साइन हुआ, जिसकी स्पिरिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में होगी, हम मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे, लोकलाइजेशन करेंगे और दुनिया को गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये आज 40 साल हो गए, ये कुछ भी नहीं हुआ और आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। और टोयोटा होंडा को भी आज 32 साल 35 साल हो गए, उनकी भी हालत यही है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि 14 ये जो नए आए वो भी ये असेंबलर्स हैं सर, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। और मेरा तो कहना यह है कि सर अगर ये अंदर 2-2.5 लाख गाड़ियां बनानी है तो इतने लोगों को लाने की जरूरत क्या है? अच्छा, ये जो नए आए हैं ना सर 14 लोग, इनमें कोई छोटी गाड़ी नहीं बना रहा, ये सारे के सारे बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, जीपें बना रहे हैं। इन जीपों ने जो है इन टोयोटा होंडा और सुजुकी की जो 1 करोड़ 2.5 लाख की जो एक सिविक थी, तो उन्होंने वो प्राइस के अंदर जीप देना शुरू कर दी। जब वो लोगों ने देखा कि यार कार की जगह मुझे जीप मिल रही है तो वो जीप की तरफ चले गए।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें लोकलाइजेशन के ऊपर 1900 जो है वो आप समझ लें कि 90-91 में हमें लोकलाइजेशन की तरफ जाना था, लेकिन हमारे जो ये 3 जो बिग थे उन्होंने इस चीज की कभी परवाह नहीं की, और जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने हमेशा इनको टाइम दिया, और टाइम इतना दिया कि ये कहीं के कहीं निकल गए। मुल्क हमारा जो है वो कर्जे में, और डॉलर के लिए आज भी हम जो है कर्जा मांगते हैं। आवाम को सस्ती मेरी गाड़ी आज तक नहीं मिली। तो ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की देखने की थी। और साथ में देखें, ये असेंबलर जो है ना, इनका वेंडर भी इतना ही बड़ा गुनाहगार है जितने ये असेंबलर्स गुनाहगार हैं। इन्होंने मिलके मुल्क के लिए कभी लोकलाइजेशन का सोचा नहीं है। आज भी आप यकीन करें, करोड़ों डॉलर की इनकी सेकेडी एसकेडी असेंबली और मुख्तलिफ पार्ट्स आते हैं, और मेड इन पाकिस्तान के स्टिकर लगते हैं। मेरे पास चीजें बताने को बहुत कुछ है। मैं एक बात आपको यहाँ बताता चलूं, लास्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, उन्होंने ईडीपी को बैन कर दिया था, खत्म कर दिया था। ईडीपी को बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि ईडीपी इन लोकल असेंबलरों की बी टीम है, और यही इनके लोग जो है वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर बैठे हुए, वहां से भी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से भी इंजॉय कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो तनख्वाहें उठा रहे हैं, और लोकल असेंबलरों को बहुत बड़े बड़े फायदे पहुंचाए हैं। ये लोकल असेंबलर का जब शेयर आया था, आपको अगर याद हो, 10 रुपए का शेयर था, वो आज 4,000 रुपए का शेयर है, आज 4,500 रुपए का शेयर है, एक और का 5,000 रुपए का शेयर है। मुझे इख्तलाफ नहीं है कारोबार से, भाई आप कारोबार करें, आप मुल्क के अंदर डकैती चोरी और डाके ना डालें, मुल्क के अंदर कारोबार करें। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, अभी मैं आपको एक बात और बताता चलूं, लास्ट जब निगरान हुकूमत थी तो गौर एजाज या एजाज गौर साहब हमारे मिनिस्टर थे इंडस्ट्रीज के, और वो थोड़े अरसे के लिए आए थे। उन्होंने इन टोयोटा होंडा सुजुकी के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। ये तो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, इलेक्शन से पहले की निगरान हुकूमत की मैं बात आपको बता रहा हूँ। ये क्यों हुआ था? सब कुछ इसलिए हुआ था कि उन्होंने डिलीशन प्रोग्राम पे काम नहीं किया, उन्होंने कोई गाड़ियों के ऊपर लोकलाइजेशन नहीं की, उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया, और आज भी यही सूरत हाल है। आप मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे, आप मुल्क को सस्ती मियारी गाड़ी नहीं दे रहे। अगर मुल्क के अंदर अगर 2 लाख अफराद ऐसे हैं जो बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हैं, तो भाई मुल्क को ये जरूरत नहीं है, मुल्क को तो ये जरूरत है कि कम से कम पैसे में बहुत 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 बच्चे। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में सिराज साहब बड़े पुरजोश थे, और उनका जो मौक़िफ़ था इस चीज़ पे उसको हम समझ गए कि जो इनकी एसोसिएशन है वो तो इस चीज़ को सर इस वक्त प्रमोट कर रही है कि जब तक यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स लोकलाइजेशन पे नहीं जाते, जो आपस में भी कई दफ़ा बात कर सकें, तो इम्पोर्टेड वाले को फिर खुली छूट दे दीजिए। मुझे उनकी बात से समझ आई, और जाहिर है उनके कुछ पॉइंट्स बड़े क्लियर भी थे उसके अंदर अगेन, लेकिन ये है कि यहाँ वालों को, और इस बात से मैं उनकी सिर्फ इस बात से एक तरह से एग्री करता हूँ कि लोकलाइजेशन की जो शराइत हैं जब वो पूरी नहीं होती तो उसके ऊपर फिर एक जिस ब्रांड ने नहीं की पूरी, जो मैं पुराने ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर कड़ी सजा भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सो बुनियादी बात यह है कि हुकूमत जो है इस सिमत में काम तो कर रही है। अब आपने देखा होगा कि तकरीबन हर कंपनी ने दिखाया है पिछले कुछ दिनों में कि उन्होंने कुछ गाड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट की हैं। अच्छा, अब वो फिर वही सवाल है कि वो जेन्युइनली किसी खित्ते में हमारी गाड़ी की ज़रूरत थी, उनको यहाँ से ख़रीदी हुई गाड़ी क्वालिटी और प्राइस में सस्ती मिल रही थी, या क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये कानून बना दिया है कि यहाँ पर जो असेंबलर्स हैं वो गाड़ी एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो यहाँ से कुछ गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर दी गई, चाहे उन पे नुकसान ही क्यों ना हो गया हो। सो ये सवाल है, ये देखना पड़ेगा। बुनियादी बात बिल्कुल ठीक है, जब आप किसी नई कंपनी को कहते हो कि आपने अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं की, अभी तक आप सिर्फ असेंबली क्यों कर रहे हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि हमें अभी साल ही क्या हुए हैं, अभी तो हम अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, जो कामयाब हो जाएगा उसको हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी उसकी ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये जो 80s के MOU हुए हुए हैं, और जो कंपनीज 30-30, 40-40 साल से हैं, उनको तो अब तक ये कर चुकना चाहिए। सो ये बिल्कुल ठीक है, कोई एक लाठी से आप सबको जो है कोई यार्ड स्टिक बनाकर नहीं जज कर सकते। जो पहले के हैं उनके कवानीन कुछ मुख्तलिफ होंगे, जो नए आए हैं उनके लिए कवानीन कुछ मुख्तलिफ होंगे। सो ये अब हुकूमत को उनकी सिमत दुरुस्त हो गई है, लेकिन इस पर स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है सर। और अगेन वही वाली बात है कि देखें, बिग 3 के ऊपर जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी बिग 3 का जो एक मोनोपोलाइज्ड या ओलिगोपली किस्म का उनका सिस्टम था कि 3 लोग ही एक मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, वो टूट गई।
अब मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल बात ठीक है कि डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफरेंट कंपनीज। जो शख्स 35-40 साल से बैठा हुआ है उनको लोकलाइजेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेस करना चाहिए, जो है उनके ऊपर आपको सेम चीज़ जो है वो लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर पिस जाएंगे, वो ये ना वो चले जाएं यहाँ से डिसहार्ट होके। तो ये अगेन सर सही, शहजाद साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, हमें भी लग रहा है कि उनकी कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें ज़रा ज़्यादा जिस बातें थी उसके अंदर। बट अगेन ऑटो सेक्टर जो है फॉर वॉट एवर रीज़न यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर जो है एक अपनी कमांड रखता है, और आई थिंक इट्स मोर परसेप्शन बेस्ड देन नंबर बेस्ड। और जाहिर है जब भी इंपोर्ट की बात होती है तो उनकी तरफ से एक गिला तो आता है ना कि जी अगर आपने इंपोर्टेड गाड़ियां खोल दी और वो अगर ज़्यादा इकोनॉमिकल हुई, अगर उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हुई और लोगों ने ज़्यादा वो ख़रीदनी शुरू कर दी, तो यहाँ पर जो आपके असेंबलर्स हैं वो जितनी भी कम गाड़ियाँ बनाते हैं, बहरहाल एक असेंबली लाइन है, बहरहाल कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ लोग हैं जो किसी हद तक उसकी वजह से ट्रेन हो जाते हैं, सो ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो अगेन सर डेलिकेट एक बैलेंस है, उसको स्ट्राइक करना है। अगेन लाइक मोस्ट इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क के अंदर, इसके अंदर भी हमें ना बड़ी क्रिएटिव किस्म की सॉल्यूशंस चाहिए, इंक्लूडिंग ऑटो सेक्टर। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर अगली खबर के ऊपर, और सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर, आपके स्किल सेट्स में इजाफा होने लगा सर। वाह सर, अब आप मजबूर होने लगे हैं कि आपने अपने घरेलू जो काम है, घरेलू काम से मेरा ये मतलब नहीं कि सफाई और बाकी चीज़ें जो हैं और जो अपकीप होती है, सर इलेक्ट्रिकल अगर कोई मसला हो जाए, आउटेज हो जाए, अगर आपके गैस के कोई मसाइल हों सर, आपकी प्लम्बिंग कोई इश्यूज़ हों, तो सर वो आपको खुद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस किस्म का जो पंजाब की हद तक ख़ास तौर पे कि ये सारे काम जो हैं हमें खुद सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सर सऊदी अरब से एक डिमांड आ गई सर, 43,000 तरबियत याफ्ता जो कारकुन हैं उन्होंने डिमांड कर ली है सर। पंजाब और स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये मसूल हो चुके हैं सर। 43,000 पीपल जो इस इधर ऑपरेट कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, स्पेसिफिकली जो आपकी इस किस्म की स्पेशलाइज्ड किस्म की स्किल्स हैं, और इनको तो हमसे ज़्यादा, आपके मेरे से ज़्यादा इन लोगों की इज्जत भी कोई नहीं करता कि कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो, कोई अच्छी प्लम्बिंग करता हो, कोई अच्छी वुडवर्क करता हो एंड दीगर और इस किस्म के जो शोबे हैं, हम उनकी इज्जत बहुत करते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही हेविली स्किल्ड लेबर है। अगर ये स्किल्ड लेबर ना होता ना, तो आपको मुझे भी थोड़ा बहुत इसके अंदर होता कि हम कर सकते हैं, वी कांट डू इट। सो 43,000 ऐसे लोग जो है उनकी डिमांड आ गई है सर। अब यहाँ से जाहिर है हमारी एक सऊदी अरेबिया के साथ इस किस्म की रिलेशनशिप है कि हमने माजी में भी और अभी भी हम इस किस्म के लोग जो हैं यहाँ पे हम यहाँ भेजते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से ज़र मुबादला कमाते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, वो इस इकॉनमी में भी उसकी इंजेक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। तो 43,000 सर कुछ कम लोग नहीं होते। जी सर, ये बिल्कुल जाहिर है यहाँ से लोग बाहर जाकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब इज़ अ वेरी गुड पे मास्टर। आपने जैसे बताया, हमारा भाई, हमारा मोहसिन मुल्क है, उनकी तरफ से डिमांड आई है, बड़ी अच्छी बात है। इसका एक मनफी और एक मुस्बत पहलू दोनों हैं। जो इसका मनफी पहलू है वो तो इस तरह से है कि कल मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक खातून से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप SEO कहाँ से करवाती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से करवाते हैं या किसी और मुल्क से करवाते हैं। उन्होंने कहा कुछ पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन होते वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि हमारा ज़रा टेक्निकल SEO होता है, हमने जो है लीड्स लेनी होती हैं, तो वो जो पाकिस्तान में उसका टैलेंट था वो ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन हो चुका है, वो निकल गए हैं, वो जा चुके हैं। सो अब आपको उस स्किल के लोग पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। अब जिस तरह से आपने बता दिया कि 43,000 लोग जिनको इलेक्ट्रिक का काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है और इस तरह की चीज़ें आती हैं, गार्डनर्स हैं, वो अब यहाँ से चले जाएंगे। आप ऑलरेडी देखते हैं कि आपको कोई स्किल्ड बंदा यहाँ पर जब अपने घर के लिए चाहिए होता है तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं उसके मामले में। एग्जैक्टली जो आप देखते हैं जिसको काम अच्छा करना आता है उसको पास उसका फ़ोन ही बजना बंद नहीं होता। सो ऑलरेडी जिनका फ़ोन बंद होता है इसका मतलब है कि उनको काम भी नहीं इतना अच्छा आता है। सो बुनियादी बात यह है कि मुस्बत पहलू ये है कि बहुत सारे लोग बाहर जाके बड़ा बेहतर तरीके से कमाएंगे, इज़्ज़तदार तरीके से रहेंगे, यहाँ हमारी हेल्प करेंगे। सो इसमें अब सीखने का जो मेरे ख्याल में चीज़ है ना वो ये है कि
पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इस चीज़ पर बहुत एम्फसिस था कि जी बच्चा जो है वो फॉर्मल एजुकेशन ले, वो ग्रेजुएशन करे और वो फिर मास्टर्स और एमफिल और पीएचडी करे। अच्छा, बात ये है कि ये मास्टर्स और एमफिल और पीएचडीज वगैरह, मतलब जब आपका तदरीस का शोबा हो, आपको पेपर पब्लिश करने का शौक़ हो, आपका अपना ये ज़ाती शौक़ हो इन चीज़ों का, तो आप ज़रूर करें, आपको कोई रोक ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, वो बरसरे रोज़गार, वो रोज़गार हासिल करने के लिए करते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने पेपर पब्लिश करने हैं और जाके किसी सेमिनार्स में तकरीरें करनी है। सो अगर आप रोज़गार कमाना चाहते हैं तो वो रूट जो है जिसमें आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स और वो बहुत लंबा है, नंबर एक चीज़। फिर पाकिस्तान में उसके ज़्यादा डिसिप्लिन्स नहीं है। मतलब देखें ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर लेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग कर लेंगे, नहीं तो डॉक्टर कर लेंगे। यहाँ पर कोई जो है रिक्रिएशनल साइंसेज में तो बैचलर्स करा नहीं रहा, यहाँ पे कोई गेमिंग में तो करवा नहीं रहा। सो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी फील्ड्स हैं, तो उसमें वैसे ही सैचुरेशन आ गई हुई है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप ये चीज़ टेक्निकल कोर्सेज कर लेते हैं, टेक्निकल कोर्सेज जो है 10 साल के तो बिल्कुल भी नहीं होते, शायद 4 साल के भी नहीं होते। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि 3 इयर्स से लेके 2 साल तक आप शायद पढ़ सकते हो, और उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो सारी ज़िंदगी चलती है। सो ये इस तरफ माँ बाप को, बच्चों को, सबको इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। और हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर टेक्निकल स्कूल्स प्रोवाइड करें। सर बिल्कुल प्रोवाइड करें। एक तो सर ये, और देखिए सर, आप देखें इसके अंदर 43,000 में से अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लर्निंग जो है ना वो बड़ी एक क्रिएटिव माहौल में हुई है। वो, और क्रिएटिव माहौल में इस तरह नहीं कि क्रिएटिविटी का माहौल बना दिया गया था, उनको क्रिएटिव होना पड़ा। यहाँ पे सर किसी यूनिफाइड किस्म की ना अर्बन प्लानिंग है, रेजिडेंशियल प्लानिंग तो आप छोड़ दें। यहाँ पे जो पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं उनके अंदर आप अगर दावत दे दें किसी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या किसी को, और उसे कहें मुझे ये मामला ठीक चाहिए, तो उनको बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। उनको पुराने स्टील के पाइप्स जो हैं उनके अंदर पीवीसी लगाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। मैं जानता हूँ ऐसी को सैकड़ों मसाले जानता हूँ जिसके अंदर वो कहते हैं जी कि हमने वो फलाना घर जो 1948 में बना था, उस घर को हमने आज जाके ऐसा फिटिंग कर दी है उसके अंदर कि वो आज के तर्ज के मुताबिक घर बन गया, प्लम्बिंग के लिहाज से, बिजली के लिहाज से। ये जो जिस किस्म का स्किल सेट है, ये लोग जो है, ये मतलब जो 43,000 ये मांग रहे हैं लोग, उसके अंदर अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या प्लम्बिंग की हद तक आप बात कर लें या कोई भी और शोबा ले लें, उसके अंदर ऑलरेडी वो ऐसी स्किल्स रखते हैं अपने अंदर बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे जो रगड़े वाला है कि जी आपने एक पुराना घर जो है वो मुझे उसको नया करके दें। सर बिल्कुल, जुगाड़ जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें पुराने नए का तो मसला ही नहीं है। बात ये है कि जब लोग ये प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जब अमेरिका में किसी घर में जाता है तो वो तो घर जिस भी साल में बना हो वो कहता है जी मुझे आप अपना जो है ना डायग्राम दिखाएं, उस डायग्राम में पता होगा कि कौन सी तार, कौन सा पाइप किस दीवार में से जा रहा है, वो कितना डीप है। यहाँ तजर्बे होती हैं। यहाँ पे तो 2025 में जो घर बना है आपको उसकी डायग्राम नहीं मिलेगी। तो पुराने घर को तो आप अगेन यहाँ तजर्बे होते हैं, और अगेन दैट एड्स टू स्किल सेट। बट उसके अलावा वो देखें ना कितनी अच्छी बात है कि जी आपका स्किल सेट हो गया, होन हो गया कि जी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग या आप प्लम्बिंग की सारी चीज़ कर सकते हैं। अब अगर जब ये इन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत पेश है सऊदी में, वहाँ पे तो ज़ाहिर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कंपनीज चल रही होंगी, वो इनको अपना के एक ऐसा स्किल सेट देंगे कि यार प्लान्स के तहत भी कैसे काम किया जाता है, उनको काम करना आता है। और वो प्लान देखना, उसके तहत मूवमेंट करनी, डायग्नोज करना प्रॉब्लम क्या है, ये सारा कुछ स्किल सेट ये 43,000 लोगों को खैर से वहाँ पे मिलेगा। फिर ये समझें वहाँ से ये एक डिग्री हो रही है, वहाँ से ग्रेजुएट जब करेंगे, ये तो ऐसे लोग होंगे सर जिनको दुनिया भर के अंदर अगर वो काम चाहिए हो तो ये कहीं भी जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड इस लिहाज से। मनफी पहलू ऑब्वियसली ये कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे अभी तक। सर निज़ाम ये है कि घर पे आपके प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आ जाए, वो सारे दिन का अपना जोर लगा दे, अपने बीवी बच्चों अपने घर वालों से दूर रहे, आप एंड में उससे हैगल करते हैं, आप उससे ना सौदेबाजी करते हैं कि यार लेबर इतनी तो नहीं बनती। ये गलत बात है।
बिल्कुल सर, ये आपने जो जिक्र किया ना, जो पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के ममालिक के जो डॉक्टर्स हैं, ये अमेरिका वगैरह में इतने कामयाब क्यों हैं? क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं वो तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, उन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से वो फैसला कर लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया में लोगों को पता है कि डॉक्टर्स को पता है कि हम इतने टेस्ट एडवाइज ही नहीं कर सकते, वो बंदा अफोर्ड ही नहीं करता। सो उनकी पेशेंट देख देख के इतनी ज्यादा सेंस डेवलप हो जाती है कि वो मतलब शक्ल से बता देते हैं कि तुम सिर्फ वो वाला टेस्ट ले आओ, अंदाजा हो जाए कि वो है कि नहीं। इसी तरह अभी रिसेंटली पता लगा कि जो यमनी डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा स्किलफुल हैं। उसकी वजह ये कि वहां तो वो हालत जंग में थे, वो जंग के दौरान जितने वो पेशेंट्स देख रहे थे उनके पास तो शायद एक टेस्ट करवाने की भी सहूलत नहीं थी। सो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यहाँ पर जो आपका प्लम्बर है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, वो तो मतलब जो उसका स्किल है, अगर वो स्किलफुल है, वो तो पूरी दुनिया में नहीं पकड़ा जाएगा। he or she thinks another way basically, और उसी चीज को ये अब वहां पे लेके जा रहे हैं। बाकी सर जैसे मैंने आपको कहा कि हमें सर अपनी बेल्टें कसनी पड़ेंगी और अब खुद से काम करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।